जय धर्म में सभी दर्शकों को आज हम लोग डॉक्टर आयशा गौतम जी से बात करेंगे। डॉक्टर आयशा गौतम जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलोसफी विषय में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आयशा जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आप प्राप्त किए, इस संबंध में आप बताएं। जी जोहार, जय धर्म में सबको। मेरी प्राथमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल से हुई। रांची में ही मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा पैतृक गांव तमाड़, डोरिया तमाड़ है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ओरिजिनली। जी। अच्छा, और जन्म स्थान रांची है? जन्म स्थान रांची है। रांची है, हाँ। तो आप आयशा जी, आप प्राथमिक शिक्षा डीएवी हेहल से किए, इसके बाद उच्च शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त की? उच्च शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज से किया, मास्टर्स मैंने स्टीफेंस कॉलेज से किया और पीएचडी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से हुई। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गई। फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। जी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप क्या तैयारी किए थे? आप पहले से सोच रहे थे कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? अलग से मैंने कोई तैयारी नहीं की। बनने का मन था डॉक्टर, दवाई वाला डॉक्टर, लेकिन वो पढ़ाई वाले डॉक्टर कैसे बन गए मुझे भी नहीं पता। हुआ ये कि मैं दिल्ली गई, मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसके लिए गई। वहाँ पे डेंटल कॉलेज में तो हो रहा था, बट मेरे मनपसंद मुझे जाना था एम्स में, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा था कि मुझे अच्छे ही कॉलेज से पढ़ना है। फिर मैंने खुद ब खुद फिर डिसाइड किया, पता नहीं कैसे, कि फिलोसफी में एडमिशन लूँ। तो मैंने 2004 में लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी। और मास्टर्स में फिर जब मैंने एमए एंट्रेंस दिया, उसमें भी पहले तो मुझे लगा कि हम लोग यहाँ से छोटे शहरों से जाते हैं, हम कैसे टॉप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ताज्जुब हुआ जब पता चला कि मैंने कॉलेज में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में टॉप किया। फिर एमए एंट्रेंस में भी मैंने टॉप किया, एमए में सेकंड रैंक था यूनिवर्सिटी में। फिर एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस हुआ, वहाँ पे भी मैंने टॉप किया। तो खुद ब खुद एक टीचर्स ने भी कहा कि आप एकेडमिक्स में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे फिर 2010 में इनफैक्ट पीएचडी में मैंने ज्वाइन किया और पीएचडी में ही उस टाइम पे एक नया निकला था यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो उसमें पीएचडी के दौरान ही मुझे एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला। तो 2010 से 14 तक मैंने पढ़ाया अस्थायी रूप से एज ए यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंट, और 2015 जनवरी में मेरी परमानेंट नौकरी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, कॉलेज में नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, पीजी डिपार्टमेंट में। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत कम लोगों को रांची से दिल्ली जाने का मौका मिलता है पढ़ाई के लिए, या वहीं पर फिर नौकरी प्राप्त कर लेने के लिए बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमको लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी आपको प्रेरित किया होगा, या फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा होगा कि आपके अभिभावक आपको वहाँ पर पढ़ाना चाहते होंगे या कुछ उम्मीद आसरा करते होंगे, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड हमारे जो उरांव समुदाय है उसमें काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसका हमको लगता है कि कुछ ना कुछ उससे आपको प्रेरणा मिला होगा। क्या इस बारे में आपको क्या कहना? जी बिल्कुल, फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। लेकिन ये फिलॉसफी पढ़ने का जो फैसला था वो बस मेरा था। इनफैक्ट एडमिशन मैंने खुद से लिया। एडमिशन से लेकर नौकरी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता होगा कि मैंने कैसे क्या किया। तो वो मतलब ये मैं बताना चाहूँगी, कोई भी अगर ठान ले, बैकग्राउंड नहीं मैटर करता है, मेन होता है कि आप कितना उसके लिए मोटिवेटेड है और आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे, यहाँ पे छोटे शहरों में लगेगा कि हम बड़े इस घर से आते हैं उस घर से, दिल्ली में सब कोई बड़े हैं। वहाँ पे हर कोई कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने फिलोसफी से पढ़ाई की, फिलोसफी में हमें जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया वो मनमोहन सिंह के दामाद। तो ऐसे बड़े लोग वहाँ पे हैं, तो फिर वहाँ पे फिर महसूस होता है कि मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती है, मेहनत के अलावा कोई चीज़ काम नहीं करती है। ऐसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और वहाँ आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका विषय भी फिलोसफी है।
हमको लगता है कि इतना दिन पढ़ाने का जो अवसर आपको मिला तो विषय पर आपका कमांड भी हो गया होगा, और हमको लगता है कि फिलोसफी का अच्छा ज्ञान हो गया होगा, और कई लोग आपसे फिलोसफी के संदर्भ में कुछ सुनना चाहते होंगे, कहीं कहीं बुलाया भी जाता होगा कि आप अभी अगर बुलाया जाता है तो कहाँ कहाँ अभी तक आप अपने वक्तव्य के लिए गए आप? दिल्ली के लगभग सारे कॉलेज में मुझे इनवाइट किया गया है, और मुझे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑथर्स यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसमें इंडिया से बस 4-5 लोगों का ही चयन हुआ था। अच्छा। और उसमें मेरा चयन हुआ था, और उसमें मुझे बताया गया कि उन्होंने सर्वे किया था और 5 इंडियन और बाकी सारे फॉरेनर्स थे। तो वहाँ पे मुझे फिलॉसफी में रिप्रेजेंट करने को मिला इंडिया को शंघाई कॉरपोरेशन, मतलब एथिक्स के बारे में बताने का मौका मिला। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल ही JNU और आपका जापान यूनिवर्सिटी है और जर्मनी की यूनिवर्सिटी, तीनों ने मिलके एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्कशॉप किया। तो उसमें भी मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिला। तो ट्राइबल फिलॉसफी, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, उरांव समाज से आती हूँ, तो ये तो आगे बढ़ाना ही है और ये मैं बढ़ा रही हूँ। लेकिन आज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स पे भी काफ़ी मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के कॉलेजेस में तो मैंने जैसे बताया कि बोला मैंने, लेकिन ये इंटरनेशनल वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, वहाँ पे मुझे अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और आपको उस पर बोलने के लिए बुलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप विदेश जा रही हैं तो नेचुरली आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इंग्लिश आपका क्या स्कूल के समय से ही स्ट्रॉन्ग था या बाद में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग? इंग्लिश हम लोग मतलब ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं बोलना चाहूँगी कि नहीं स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि क्योंकि बाहर क्या है, बचपन से ही वो ट्रेनिंग आपको मिलती है, बचपन से ही वो घर में इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे तो वो पिक कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हम लोग धीरे धीरे मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने सीखा है वो है कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर आप संकोच नहीं करेंगे, सीखने की एक लालसा रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, संकोच करेंगे तो पीछे रहेंगे। हाँ, ये सब बातें कर रहे हैं जी, आपसे बात के इसलिए भी कर रहे हैं कि आप जो अपनी बातों को रख रही हैं, अपनी बातों को कह रही हैं, इससे हमारे समुदाय के या संपूर्ण आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक प्रेरणा मिलेगा कि कैसे कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, और उसको पूरी दुनिया में उसकी डिमांड होती है, लोग बुलाते हैं उनके वक्तव्य के लिए। तो ये प्रेरणा आपसे समुदाय के लोगों को मिलेगा, ऐसा भी उम्मीद करते हैं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ हम लोग एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आदिवासी लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग प्रकृति के पूजक हैं, हमारा दर्शन ऐसा है, पूजा पद्धति ऐसा है, हमारा जीवन शैली इस तरह का है, माने जो हम लोग सभ्य समाज कहते हैं या विकसित समाज कहते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा की बात करते हैं। तो हमारा जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, आपका विषय चूंकि फिलोसफी है, दर्शन है, तो ये आदिवासी लोग का जो पूजा पद्धति है, जो इनके रीति रिवाज, कल्चर है, जीवन शैली है, सब कुछ है, तो इसको लेकर के जो आदिवासी दर्शन है, इस पर भी कुछ आप अध्ययन करते होंगे या मंथन चिंतन करते होंगे, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इनफैक्ट जैसे आपने पूछा कि आप कैसे इंग्लिश सुधारने के लिए क्या करती है, क्या किया आपने, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जब जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे हर कोई बहुत फराटे से इंग्लिश बोल रहा होता है। तो एक जो मैंने आदत डाली थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, हर सप्ताह मैं एक किताब लेती थी। हर सप्ताह वीकेंड में फ्राइडे को एक किताब ले लिया, वो फिलोसफी की किताब नहीं होती थी, लाइब्रेरी में कोई भी किताब उठा लिया। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, उतना आप रियलाइज नहीं करेंगे, आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो अच्छी हो जाती है। और उसी दौरान फिर मुझे ये भी समझने की मतलब मिला कि हमारा दर्शन, आदिवासी दर्शन कैसे भिन्न है, ना ही फिलोसफी में बल्कि आप लिटरेचर कोई भी देख लीजिए, कहीं की भी लिटरेचर। तो ये मुझे समझ में आया कि
कहीं ना कहीं आदिवासी दर्शन बहुत ही साइंटिफिक है। जी। हम लोग बस ये जी। हम लोगों को ये जब हम अध्ययन करते हैं दूसरी फिलोसफीज का, तभी समझ में आता है कि एक जो दूसरे दर्शन में एक डाइकोटमी है। जी। आप दर्शन भूल जाइए, भाषा से शुरुआत करते हैं। भाषा में कहीं भी आदिवासी भाषाओं में वो डाइकोटमी नहीं है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भाषा अलग होगी और घर पे भाषा अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब प्रोफेशन में भी जा रहे हैं आदिवासी, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारी भाषा में वो द्विभाषी नहीं है कि हम उसमें एक डाइकोटमी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में एक सामंजस्य बना के रखते हैं। तो भाषा से शुरू होती है। भाषा के बाद हम बात करें, अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें, रियलिटी के बारे में, जो हमारी जो दर्शन में, आदिवासी दर्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे चारवाका हो गया। तो कईयों का कहना है कि चारवाका फिलॉसफी से आदिवासी दर्शन मिलता है। कईयों का कहना है कि मटीरियलिस्ट स्कूल्स जो हैं वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, उससे आदिवासी दर्शन मिलता है। बट मुझे लगता है कि आदिवासी दर्शन अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक दर्शन है, जिसकी तुलना, अगर हम तुलना करना सही है, कुछ कॉमनैलिटीज होती हैं, लेकिन आप ये कहें कि मैंने कई बार ये बात बोली है कि आप पाएंगे कि कहीं भी जाएंगे तो हमें बताया जाता है कि आप भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम प्रकृति की जो पूजा करते हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि कई बार एक पैरेलल देखने को मिलता है कि कई लोग बोलते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। क्यों? क्योंकि हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं। बात होती है कि आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है। आदिवासी जो है वो कभी भी, जैसे मैंने बोला, डाइकोटमी नहीं करता है। जैसे हमारे लिए प्रकृति प्रॉपर्टी नहीं है। प्रकृति हमारे लिए हमारा अहम हिस्सा है। हम प्रकृति से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे तो उसके लिए आपके मन में वो ये चीज़ नहीं होगी, आप डिस्ट्रॉय भी कर देंगे उसको आप जैसा मन चाहे वैसा यूज़ करेंगे अगर आप प्रॉपर्टी की तरह देखेंगे। लेकिन अब आप जब उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, आप और उसमें कोई, आप वो नहीं देख रहे हैं कि प्रकृति आपसे अलग है, तो कभी भी आप प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसलिए भी आप देखेंगे कि आज यूएन से लेके जहां भी आप चले जाइए, आदिवासी दर्शन के महत्व की बात की जा रही है। इनफैक्ट यूएन ने ये कहा कि इंडिजिनस फिलॉसफी, आदिवासी दर्शन जो है वो 7th जनरेशन फिलॉसफी है। तो ये जब 7th जनरेशन फिलॉसफी की बात हुई तो यूएन ने क्यों बोला, हमें सोचने की जरूरत है। हम देखेंगे कि हमारा जो दर्शन है क्यों साइंटिफिक है, क्योंकि हम 7 जनरेशन आगे की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज क्या है, हम ये भी सोचते हैं कि आगे वाली जनरेशन क्या, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो उससे ज्यादा साइंटिफिक क्या हो सकता है। और दूसरी बात, ज्ञान पद्धति की मैं बात करूँ, क्योंकि फिलॉसफी की बात हो रही है। ज्ञान पद्धति में आप देखेंगे कि आदिवासी दर्शन में सब कुछ, मतलब एक जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क या इंडियन फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम पुरखों का ज्ञान लेके चल रहे हैं। लेकिन पुरखों का ज्ञान तो लेके चल ही रहे हैं, हमारे जो फोकलोर है, हमारी रिटन नहीं है, लेकिन हमारे जो ओरल जो लिटरेचर, मतलब जो हमारी फोकलोर हैं, गीत हैं, हमारी फोक स्टोरीज हैं, उसमें आप देखेंगे कि हमें वो विजडम मिल रहा है कि तो हमारे जितने रिचुअल्स हैं उसमें भी वो दिखाई देता है। तो वहां से क्या आ रहा है, हमारी विजडम आ रहा है कि कैसे हमें आगे डिसीजन लेना है, वो हम लेते हैं। उसके बाद हमारा ऐसा नहीं है कि बस विजडम जो मतलब आया पहले से वो यूज कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली हम एनालाइज भी करते हैं। जैसे हमारे रिचुअल्स है, घड़े में पानी रख दिया, फिर देखते हैं कि मौसम कैसा होगा, तो वो दिखा रहा है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट से बिल्कुल कटे हुए हैं, पीछे का अपनी कल्चर, अपने सारे उसको तो धरोहर को लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट से भी नहीं कट रहे और आगे की भी बात सोच रहे हैं। तो हमारा एक पैर पीछे है, एक पैर आगे है और एक पैर मतलब ये दिखाता है कि हम किस तरीके से, मतलब साइंटिफिक जो सोच बोलते हैं वो भी इतना साइंटिफिक नहीं है शायद जितना कि आदिवासी दर्शन है। बस वो है कि हमें सोचने की जरूरत है। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखें कि अगर बात करते हैं हम एथिक्स की, नैतिकता की, उसमें भी हम पाएंगे कि आदिवासी दर्शन बिल्कुल ही भिन्न है। क्योंकि अगर आप देखें वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न दर्शन देख ले, इंडियन फिलॉसफी देख ले, तो कहीं ना कहीं कभी इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, कहीं ना कहीं कम्युनिटेरियनिज्म की बात होती है। और कम्युनिटी में भी कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी
कम्युनिटी की तरफ है, कम्युनिटेरियनिज्म की तरफ है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी जो कम्युनिटेरियनिज्म है, कम्युनिटी वाली बात है, वो भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमारे कम्युनिटी में हमारे पुरखे भी आते हैं। पुरखों को हम मरने के बाद स्वर्ग नहीं भेजते, हम घर के अंदर लाते हैं, तो वो भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है। और हम सब प्रकृति के जितने आप सोच सकते हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं, वो भी उस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो हम कोई भी डिसीजन, जैसे बोलते हैं ना, कम्युनिटी बेस्ड होता है, लेकिन वो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दर्शन में अलग है। तो इसलिए भी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो दूसरे दर्शन में कम्युनिटी की बात हो रही है, वही हमारा दर्शन भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी ढूंढी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि क्या ढांचा क्या है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारी मैंने आदिवासी बहनों को देखा है कि वो फेमिनिज्म की बात कर रही है, ट्राइबल फेमिनिज्म की बात कर रही है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ट्राइबल डिस्कोर्स में आप फेमिनिज्म की बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आदिवासी, जहाँ पे आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, इंडियन फिलॉसफी में, हिंदुइज्म की बात कर ले या वेस्टर्न फिलॉसफी में, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है, पेट्रियार्की से जुड़ा हुआ है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसके कारण उनको जो भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और उसके बाद वो फेमिनिज्म की बात करते हैं। हमारा ढांचा नहीं है वो, हमारे ढांचे के कारण जो भी अगर देखा जाए, मतलब कुछ अगर हमारे आदिवासी समाज में कुछ आ गई हैं कुरीतियाँ, वो आदिवासियत का हिस्सा नहीं है, वो हम एसिमिलेट होने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो कुरीतियाँ आई हैं। तो जब भी हम आदिवासी समाज को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि इतनी कुरीतियाँ हैं, पहले हमें अपना ढांचा देख लेना चाहिए, हमें अपना ढांचा समझ लेना चाहिए। तो बहुत सारे, मतलब कंपैरिजन करना अच्छा है, पर पहले अपने ढांचे को समझना भी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात आप कहते हैं। बहुत आपका आदिवासी दर्शन को लेकर के आपका जो अध्ययन है और आपका दृष्टिकोण है, ये बहुत, इसका गहराई बहुत अधिक है। इतना विस्तार से आप इस पर अपना नज़रिया आप रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप जो वक्तव्य आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हमको लगता है कि जितनी बातें आप कर रही हैं, तो इन सारी बातों को पुस्तक रूप में उसको अगर लाया जाता है यहाँ पर, तो पूरे समुदाय के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो क्या फ्यूचर में आपका ऐसा प्लान है? फ्यूचर में हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे बड़ा हम आदिवासियों के साथ क्या दिक्कत आती है, जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं, जब भी हम एक पब्लिकेशन हाउस को जुड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बात आती है कि ऑलरेडी लोग लिख चुके हैं, ऑलरेडी हमारे बारे में गलत नैरेटिव बन चुकी है। जी। और जब हम आदिवासी अपने बारे में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमें बोला जाता है कि फलाना का किताब आपने क्यों नहीं रेफर किया, फलाना की आर्टिकल क्यों नहीं रेफर की, जबकि उसमें नैरेटिव पूरा गलत है। और कहीं ना कहीं उसके कारण हमें अपनी बात रखने में, पब्लिश करने में दिक्कत आ रही है। बट हाँ, कोशिश जारी रहेगी, और कहीं ना कहीं हम सब मिलके अगर करेंगे तो हम अपनी जो नैरेटिव है, हमारी जो सच्चाई है, क्योंकि क्या है, आप देखेंगे कि हमारे नाम पे लोग फंड ले रहे हैं, हम उनके लिए स्टेज सजा रहे हैं, ताली भी हम बजा रहे हैं, और हमारी वजह से हमारे बारे में लिख के उनको अवार्ड मिल रहा है। लेकिन जब हम वही बात बोलने जाते हैं, तो हमें बोला जाता है तुम कौन हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले, पहले उनका देखो, उनका लिखो, फिर आप आगे बढ़ो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है क्या, मैंने कई आदिवासी यूथ से बात करते तो सबको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें साइलेंट करने की कोशिश की जा रही है। हम एक आदिवासी जब बोलता है कि हम उस समाज से आते हैं और हम जानते हैं अपने समाज के बारे में, हमें बोला जाता है कि नहीं, फलाना ने ये लिखा है, ढिमकाना ने ये लिखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत नैरेटिव है। तो वो भी कहीं ना कहीं, और दूसरी बात आप देखेंगे कि पूरा, अगर आप गूगल उठा लें तो पूरा फ्लड कर दिया है। ये कुछ लोग जो आदिवासी समाज से ना आदिवासी समाज को जानते हैं, बट काफ़ी पैसे लिए हैं, काफ़ी कुछ लिखा है हमारे बारे में, और पूरा गलत नैरेटिव, और हमें वही बोला जाता है, उसी को लिखो, आप उसी को देखो, उसको रेफर करो। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, कस्टमरी लॉ वाला ओरल ट्रेडिशन रहा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया जुड़ रही है, आज के ज़माने में हम यूथ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ना ही बोलें, बस हम लिखें, पर हम लिखें, इतना लिखें कि हम फ्लड कर दें
गूगल को, ताकि उन्हें बोलना पड़े कि आप इन आदिवासियों का पहले देखेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या इनकी सोच है, क्या समझ है अपने समाज के बारे में। तो ये एक मेरे ख्याल से आज का जो हमारा टाइम है, बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपका जो आदिवासी समाज को लेकर के आपका जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, आज आपका दृष्टिकोण के संदर्भ में कोई भी लोग जो विकसित समाज के लोग हैं, मुख्यधारा के लोग हैं, चाहे भारतीय दर्शन वाले लोग हैं या विश्व दर्शन के लोग हैं, आप कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन आपका जो वक्तव्य बतलाता है कि आप एक बहुत ही गहराई से आदिवासी दर्शन को आप जैसे बता रहे हैं वैसे आप लिख भी पाएंगे, किताब का रूप भी दे पाएंगे। इससे हमारा आदिवासी समाज तो लाभान्वित होगा ही, और पूरे विश्व में और पूरे भारत के संदर्भ में आपका एक अलग पहचान बनेगा। ऐसा जी, आपका विचारधारा और आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रेरणा मिला है परिवार की ओर से, इसलिए कि आप पिता की ओर से, आपके पिताजी एक प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी के रहे हैं, बहुत ही नामचीन प्रोफेसर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो स्टेट प्रोफेसर रहे, कई पदों को प्रिंसिपल का पद इन्होंने संभाला है। और उसके बाद आपका बीपीएससी से ये डायरेक्टर हो गए थे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और उसके बाद भी एक गवर्नर के शिक्षा सलाहकार भी, उस पद पर भी इनकी पोस्टिंग हुई थी। इसका भी हमको लगता है कुछ ना कुछ प्रेरणा मिला होगा आपको बैकग्राउंड का। फिर नाना की ओर से अगर हम देखेंगे तो बंदेव राव जी जो पूर्व बिहार सरकार में मंत्री थे और आईपीएस अधिकारी थे, तो इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है। पिताजी आपके डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव, बहुत समाज में इनका नाम है, दूसरे समाज में भी इनका बहुत नाम है। तो हमको लगता है कुछ ना कुछ इससे भी आपको कुछ ना कुछ आपको संस्कार मिला होगा, प्रेरणा मिला होगा, और उन्हीं की प्रेरणा से ही आप दिल्ली तक गई। यहाँ रांची में आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया, बल्कि दिल्ली जाकर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपकी हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का भी कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मतलब बचपन से ही कभी भी वो जो हम बोलते हैं ना इक्वालिटी जो सही मायने में आदिवासी समाज में है, वो मुझे घर पे देखने को मिला। और दूसरी जो मैं बात कर रही थी कम्युनिटी वाली, ये सारे के सारे, जैसे मुझे याद है चाहे मेरे पिताजी हो, घर हो, हर सप्ताह हम गांव जाया करते थे। हर सप्ताह सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, गांव जाते थे। वैसे ही अगर मैं नाना जी को याद करूं तो उनके लिए पूरा समाज घर था, वो पूरे समाज को लेके चलते थे। और उनके मतलब कभी वो मैं और तुम वाली फीलिंग नहीं थी, सब हम थे। और वो हम में बस ऐसा नहीं था कि हम हमारी इमीडिएट फैमिली पर, पूरा हमारा समाज। तो वो मुझे देखने को मिला। मुझे याद है जब भी चाहे वो मेरे पिताजी हों या चाहे मेरे अन्य घर वाले हों, मेरे नाना जी हों, जब भी उनसे बात करने को मिलता था, नाना जी से जब भी मैं बात करती थी पेशा कानून के बारे में बताते थे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते थे। मैं पिताजी की बात करूँ तो कई बार वो जाया करते थे रिसर्च के लिए, गाँव में जाया करते थे। बहुत सारे बिहार में भी कई गाँव आते थे, तो वहाँ मुझे देखने को मिलता था। एक होता है कि आप बोल के सिखाते हैं, दूसरा होता है आप वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आदिवासियत को जो मैं बोल रही हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। जैसे अब मैं नाना जी का बात करूँ तो जब भी मौका मिलता था हमें बसई टोली ले जाते थे, और वो वहाँ पे पहाड़, नदी और सबका मिलके मांदर के साथ वो नाचना, वो एक अलग ही दर्शन है। जी। वो बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो दिखाता था कि आदिवासियत क्या है। और मैंने कभी भी, जैसे मैंने बोला, घर में मैंने वो देखा ही नहीं, नाना जी को कभी देखा ही नहीं कि मैं और तुम वो वाली एक डाइकोटमी आए। वो हमेशा हम, मतलब सबको लेके चलना, एक वही आदिवासियत है। और कहीं ना कहीं वो हमसे छूटती जा रही है। हमें अगर आदिवासियत को बचाना है तो फिर से उसको वापस लाना होगा, उसको उस भावना को अभिभूत करना होगा। अच्छा, कि आपको आगे बढ़ाने में कि आप और अच्छे जगह पर जाएं, इसके लिए आपकी माताजी भी आपको कुछ न कुछ सहयोग की होगी। बिल्कुल। आप माताजी का नाम बताते हुए बताएं कि कैसे आपको सहयोग की मेरी मेरी माताजी सरस्वती उरांव, मेरी नानी माँ हुई बसंती उरांव, मेरी दादी माँ सुबोधिनी, सबका मैं बोलूँगी। मतलब किसी को मैं क्योंकि सबसे सीखा है।
कहीं ना कहीं मैं पाती हूँ कि जो मेरी आज आइडेंटिटी है, मेरे पुरखे, मेरे परिवार वाले सब में सबकी कहीं ना कहीं कुछ कुछ गुण समाहित होके हम बन रहे हैं। जी, जी। तो जैसे मेरी नानी जी एक स्कूल चलाती थी, मतलब जिसमें उनका था कि गरीब समाज से जो भी आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देना। डीएवी में उनका, तो उस टाइम पे उनकी सोच थी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, बच्चे, जैसे मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे हड़िया पी के फिर वो स्कूल नहीं जा रहे होते थे। तो वो वही चीज़ मेरी माता जी ने भी कैरी किया। और मैंने जैसे अब मैं अपनी दादी की बात करूं तो जब भी मैं जाती थी वो पत्ते में मछली, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है ना, जो हम बात करते हैं कि आज हम पीछे जा रहे हैं, है ना, मतलब कहीं ना कहीं मड़ुआ का मोमो और ये वगैरह सब वो पीछे जा रहे हैं। मैंने देखा कि वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे जिया जाता है। वो कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होता था, तुरंत पत्ता, जैसे हम पहुंचेंगे पत्ता लाएंगे, सूखा मछली है जो है उसमें एक बहुत ही डिलीशियस डिश बन जाएगा। और अपनी बातों से, छोटी छोटी बातों से किस तरीके से सिखाना, अपने जीवन जीने के शैली से इन सभी ने कहीं ना कहीं मुझे सिखाया। और जो मैं ये मानती हूँ कि आदिवासी समाज में सही मायने में इक्वालिटी है, इक्विटी है, ये मैंने देखा है, मैंने जिया है। चाहे मैं अपनी माँ की बात करूँ, अपनी दादी की बात करूँ, मेरी नानी की बात करूँ, ये तीनों किसी में से भी कम नहीं थी, किसी भी में से उनका रोल उतना ही था घर के डिसीजन में जितना कि शायद मेरे पिताजी, नाना जी, दादाजी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन शायद वो भी रहते तो मेरे ख्याल से यही बात रहती कि तो वो कहीं ना कहीं एक एम्पावर्ड, आदिवासी विमेन जो होती हैं सही मायने में एम्पावर्ड होती हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं मैंने देखा ये चीज़, और मुझे लगा कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे कभी भी ये सेपरेट नहीं किया जाता है कि आप लड़की हैं तो आप कम हैं, आप लड़के हैं तो ज़्यादा है। तो ये मेरे मतलब ये बोलने की बात नहीं थी, जिया। और इसलिए शायद मैं बाहर भी गई तो मैं कभी डरी नहीं, डराने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं डरी नहीं। और इसलिए मतलब शायद कोशिश करती रहती हूँ कि आगे, ये अगर नहीं होता ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं किसी से मतलब अगर मुझे ये बोला जाता घर से, जैसे कई समाज में होता है कि वो देखते भी हैं कि लड़कियों को कम माना जाता है, तो वो तो हमारे समाज में है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये आदिवासियत है। मैं फिर से कहूँगी कि ये जो मेरे घर वाले या फिर मैंने जो समाज में देखा है वो आदिवासियत ही है, और बस हमें आदिवासियत को फॉलो करना है, रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। ऐसा जी, अब बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आपने अपने फैमिली का जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने आप रख रही हैं। और ये ताकत और ये हिम्मत ये तभी आती है जब लोगों को ज्ञान हो जाता है, बुद्धि हो जाती है, अपना दिमाग को ब्रॉड लोग कर लेते हैं, तभी ये सब बातें आती है और कह पाने की हिम्मत होती है। तो आप इतनी अच्छी बातें कह रही हैं और सचमुच में यह हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक प्राउड की बात है। और इसलिए हम आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे अभी आज के दिन ही, और इतना बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए पूरे समुदाय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक शुभकामना भी आपसे हम देना चाहेंगे कि भाई आप जो अध्ययन कर रही हैं यह अध्ययन को और आप विस्तार दे पाएँ, और उस विस्तार पूर्वक आप जो किताब लिखेंगे वो केवल भारत में ही प्रचलित नहीं होगी, केवल भारत में ही मांग नहीं होगी, बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर उसकी मांग होगी। ऐसा दिन आ सकता है क्योंकि आदिवासी दर्शन जो है उसको आप पकड़ पाए हैं, उसको आप देख पाए हैं, समझ पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो आज तक जो विश्व दर्शन की बात करते हैं या भारतीय दर्शन की बात करते हैं उससे थोड़ा एक डिफरेंट दर्शन को देगा। आप जो आपका वक्तव्य है और आपका जो लिखेंगे वो पूरे विश्व दर्शन के लिए एक नया अध्याय जोड़ेगा, एक नया चीज़ देगा, ऐसा हमको भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इतनी अच्छी बातों को रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोशिश है जो मैं बोल रही हूँ और जो मेरी आइडेंटिटी है वो आदिवासियत की ही वजह से है। कहीं ना कहीं पुरखों का आशीर्वाद, पुरखों जो वो अलग से कुछ नहीं है, ये दर्शन कहीं और से नहीं आ रहा है, ये हमारी आदिवासियत ही है और हमें आदिवासियत को ही लेके चलना है। चूँकि ये बात आप कह पा रही है कि चूँकि आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो आज हमारे समुदाय में बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, दिखाई देते हैं, और उनका डेप्थ नहीं होने के कारण
वो सोचते हैं कि हम आदिवासी समुदाय में मेरा जन्म क्यों हुआ, ऐसा भी लोग सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन आप उससे बिल्कुल हट करके आप अपना विचार रखते हैं, विचारधारा आपका बिल्कुल हट करके, और बहुत सही विचार आपका है, इसलिए आपका भविष्य बहुत अच्छा है। धन्यवाद।